Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, it's our online lecture 11 of our course Linear Algebra. Today we are starting to talk about linear independence. For this topic, linear independence, we will have some of our examples to see the linear independence of some vectors. So here you can see that this is a definition of linear independence or dependence. The vectors v1, v2, vk up to vk in a vector space V are said to be linearly dependent if there exist constants a1, a2 up to ak, not all zero, such that a1 v1 plus a2 v2 plus up to ak vk is equal to 0. Otherwise v1, v2 up to vk are called linearly independent. That is, v1, v2 up to vk are linearly independent if whenever a1 v1 plus a2 v2 plus up to ak vk is equal to 0, all a's are equal to 0. And if S is some set containing some vectors v1, v2 up to vk, then we also say that the set S is linearly dependent or linearly independent if the factors have the corresponding property. तो ये हमारी linearly dependence की definition है, या linearly independent की भी इसी में ही explain की हुई है कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख लिया है वेक्टर्स का, के वेक्टर्स का, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0. तो अगर इसको 0 रखने से वी हैव द रिजल्ट दैट a1 एंड a2 ऑल दीज आर नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. और अगर इनको एक सेट में रख दिया जाए तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, जो यहाँ पर S से रिप्रेजेंट हो रहा है. और अगर सारे कांस्टेंट्स a1, a2 अप टू ak ये ज़ीरो आते हैं फ्रॉम द रिज़ल्ट के हम अगर लिख रहे हैं a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू ak vk इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से अगर हमें ये रिज़ल्ट जनरेट होता हुआ नज़र आ जाए कि सारे के सारे कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, तो हम कहते हैं कि ये सारे वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. और जो सेट यहाँ पे S लिखा हुआ है वो सेट जो है उसको भी हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, राइट. एग्जाम्पल 2 है, डिटर्मिन वेदर द वेक्टर्स v1, v2, v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट देखने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है यानी लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, लीनियर कॉम्बिनेशन मींस कि एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर 1 v1 प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर v2 प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर v3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन रखा ये तीनों वेक्टर्स को लेके. a1 इज़ फर्स्ट कांस्टेंट, a2 इज़ द सम अदर कांस्टेंट एंड a3 इज़ अनदर थर्ड कांस्टेंट. तो हम यहाँ से देखते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी कैन सी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं इन सब के वो इक्वल होंगे. 3a1 प्लस a2 माइनस a3 इज़ इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन 2a1 प्लस 2a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन विल बी a1 प्लस 0 माइनस a3 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं. और इस जो हमें पता है कि तीन अननोन्स हैं, तो हमारे पास एक टेक्निक है रिड्यूस्ड रो एचडन फॉर्म में इस के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए. वो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा और उसको फिर फर्दर यू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस टू रिड्यूस्ड रो एचडन फॉर्म. तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमारे पास जो एक सोल्यूशन आया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा. a1
प्लस 0a2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। तो पहली जो इक्वेशन है उससे हमारे पास रिजल्ट आता है a1 इज इक्वल टू a3। दूसरी इक्वेशन से आता है a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0। तो a2 विल बी इक्वल टू माइनस 2a3 और इस तरह थर्ड वन इज़ 0। तो पहली वाली इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि a1 a3 पे डिपेंड कर रहा है, a2 जो है वो भी a3 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वेक्टर्स जो हैं ये क्योंकि कांस्टेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं a3 को अगर k ले लें तो a1 विल बी इक्वल टू a3। तो a3 इज़ k और इसी तरह से माइनस 2k और a3 की वैल्यू हमने k ले ली है। तो हम अगर a1 a2 और a3 की वैल्यूज़ यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन आ जाएगा जो कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल सोल्यूशन हमें याद है कि ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि तीनों वैल्यूज़ a1 a2 और a3 तीनों की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम इसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और इसी वजह से हम जो वेक्टर्स हैं उनको क्या कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये कांस्टेंट आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, सब जो है वो k की फॉर्म में है। तो k की वैल्यू चेंज करेंगे तो सब की वैल्यू चेंज होंगी, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3 ये तीनों भी लीनियरली डिपेंडेंट हैं। नाउ लेट्स कम ऑन एग्जांपल 3। तो इसमें भी हमारे पास वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं कि ये रो वेक्टर है, तीनों रो वेक्टर्स हैं और इनके 4 कंपोनेंट्स हैं और R4 में है। ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये हमने देखना है। तो 3 वेक्टर्स हैं, वी कैन राइट लीनियर कॉम्बिनेशन a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इक्वल्स टू 0। और ये यहाँ से हमें जो सिस्टम आएगा इक्वेशंस का वो a1 a2 और a3 की फॉर्म में है क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सिस्टम होगा उसमें भी a1 a2 और a3 आएगा और उसको फिर हम फर्दर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ऐसे लिख सकते हैं। उसकी रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म भी आप देख लें तो यहाँ से ये एविडेंट है, यू कैन सी दैट a1 इज़ इक्वल टू 0, a2 इज़ इक्वल टू 0, a3 इज़ इक्वल टू 0। तो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ 0 हैं, विच वी कैन से कि अगर सारे कॉन्स्टेंट 0 हों तो क्या होता है कि इस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता है। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेक्टर्स जो v1 v2 और v3 हैं ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, एग्जांपल 4, आर द वेक्टर्स v1 v2 v3 इन m22 लीनियरली इंडिपेंडेंट। m22 मीन्स 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाले जो मैट्रिसेस हैं। तो ये 3 वेक्टर्स हैं, क्योंकि हम मैट्रिसेस को इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं तो जो हमारी स्पेस है उसमें सारे 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं और इसीलिए हम उनको ही वेक्टर्स कहेंगे। v1 जो है वो 2 1 0 1 है, v2 इज़ 1 2 1 0 और v3 0 -3 -2 1। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 और a3 से और फिर हम राइट साइड पर एक 0 वेक्टर रख लेंगे या 0 मैट्रिक्स रख लेंगे ऑर्डर 2 बाई 2 का। अच्छा, अब हम आते हैं फिर अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे थोड़ी सी बात डिफरेंट है कि जब हम a1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 को a3 को इन मैट्रिसेस के साथ तो हमारे पास 4 एंट्रीज़ यहाँ पर आ जाएंगी और राइट साइड पर 0 0 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें पता है कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वलेंट का मतलब क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ इक्वल हैं। तो जब कंपेयर करेंगे हम तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी और फिर अगेन वी आर राइटिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हेयर और फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म में ले जाने के लिए हमने देखा है कि वो इस तरह का बन जाता है, यानी पहली दोनों रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और अगली दोनों ज़ीरो। तो पहली रो से हम लिख सकते हैं a1 प्लस a3 इज़ इक्वल टू 0,
मीन्स a1 इज़ इक्वल टू माइनस a3. सो a3 को अगर k ले लेते हैं तो पहला कंपोनेंट माइनस k आ जाता है. फिर सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड रो से a2 इज़ इक्वल टू 2a3 और वी कैन से a2 इज़ इक्वल टू 2k. तो यहाँ a2 की जगह पर 2k लिख दिया और a3 को हम ऑलरेडी k ले चुके हैं. तो यहाँ पर अगेन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एज हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स जो वेक्टर्स हमने लिए थे यहाँ पे जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में थे, वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं इस केस में, राइट. आगे चलते हैं एग्जाम्पल 5 पे. To find out whether the vectors v1 1 0 0, v2 0 1 0 and v3 0 0 1 in R3 are linearly dependent और linearly independent. ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल कि हम इनको a1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v1 को v2 के साथ a2 और v3 के साथ a3 को मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 0. सो इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं देखें, a1 मल्टीप्लाई किया v1 के साथ तो सिर्फ पहला कंपोनेंट a1 आ गया, v2 के साथ a2 मल्टीप्लाई किया तो दूसरा कंपोनेंट a2 आ गया, और v3 के साथ जब a3 मल्टीप्लाई किया तो तीसरा कंपोनेंट जो है इसका वो a3 आ गया. तो जब हम कंपेयर करेंगे राइट साइड पर 0 0 0 कंपोनेंट्स हैं तो कंपैरिजन से a1 विल बी इक्वल टू 0, दूसरे कंपोनेंट का कंपैरिजन करेंगे तो a2 विल बी इक्वल टू 0 और इसी तरह से a3 विल बी इक्वल टू 0. तो सारे के सारे कांस्टेंट 0 हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट v1 v2 and v3 these three vectors are linearly independent, right. So this is example 6. Are the vectors v1 t square plus t plus 2, v2 is 2t square plus t and v3 is 3t square plus 2t plus 2 in P2 linearly dependent or linearly independent? Again we have the same question but the question is different कि यहाँ पर हमारे पास polynomials of degree 2 हैं या फिर इससे कम के polynomials हैं. तो इनको देखते हैं कि ये polynomials जो हैं ये linearly independent हैं या dependent है. तो हमारा उसी तरह का प्रॉब्लम है a1 v1 plus a2 v2 plus a3 v3 is equal to 0 means कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि राइट साइड पर 0 है, मींस के राइट साइड पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 है, टी का कोफिशिएंट भी 0 है और टी रेस्ट पर 0 का कोफिशिएंट भी 0 है. और लेफ़्ट साइड पर अगर देखते हैं तो a1 के साथ जब v1 मल्टीप्लाई होगा तो a1 जो है ये टी स्क्वायर के कोफिशिएंट में भी आ जाएगा, a1 टी के कोफिशिएंट में भी आ जाएगा और कांस्टेंट के भी कोफिशिएंट में आ जाएगा. और इसी तरह से a2 जो है वो जब v2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a2 टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 t और इसी तरह से v3 के कोफिशिएंट में आ जाएगा, सॉरी उसके जब उसके साथ a3 मल्टीप्लाई होगा तो 3a3 प्लस 2a3 t प्लस 2a3. तो इसी तरह से ये जो जितने भी यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे जब आपस में तो टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. राइट साइड पर टी स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 0 है, तो राइट साइड पर हम 0 लिख देंगे. लेफ़्ट साइड पर क्या होगा, ये हमने कोएफिशिएंट लिख दिए हैं. पहली इक्वेशन आएगी a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 इज़ इक्वल टू और राइट साइड पर 0. इसी तरह से t का कोएफिशिएंट लेफ़्ट साइड पर a1 और प्लस a2 और प्लस यहाँ पर देखें 2a3. और तीसरी इक्वेशन लिखेंगे हम जहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे. लेफ़्ट साइड पर 2a1 दिस यहाँ पर 0 है और प्लस 2a3 इज़ इक्वल टू 0. तो ये जब हमारे पास तीन इक्वेशंस आती हैं, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल वैसी ही बात है कि हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा. यानी जो कांस्टेंट a1 है वो इन टर्म्स ऑफ a3 आएगा, इसी तरह से a2 भी इन टर्म्स ऑफ a3 आ जाएगा, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये आपस में डिपेंडेंट हैं या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जैसे कि मैंने कहा, या इसी को हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस भी कह देते हैं. अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लें यहाँ से a3 की, तो हम a1 a2 और a3 अगर -1 लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो a2 और a1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 और 1. तो अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर दे दें, अगर हम ना भी दें तो हमें पता है कि
क्योंकि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट्स हैं ये डिपेंडेंट हैं और इसी वजह से ये जो वेक्टर्स हैं v1, v2 और v3 ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन इसने स्पेसिफिकली एक एग्जांपल लेके बता दिया है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन एक वैल्यू पे के लिए v3 के लिए या a3 के लिए ये है। तो जब उसने ये वैल्यूज़ दी, a1 की जगह 1 रखा, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज़ इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर जब a1, a2 और a3 की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v3 इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट। इसको हम फर्दर देखेंगे भी कि जैसे हमने यहाँ पे कह दिया है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब v3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 के इक्वल। इट मीन्स कि v3 जो है वो v1 और v2 दोनों पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम v3 को यहाँ से रिमूव कर दें तो v1 और v2 जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। कंसिडर द वेक्टर्स v1, v2, v3 एंड v4। Is S v1, v2, v3, v4 linearly dependent or independent? Again we have the same question। बेटे बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको करके बता रही हूँ ताकि आपके जहन में कोई क्वेश्चन ना रहे। मैट्रिसेस से भी, पोलिनोमियल से भी, वेक्टर से भी लेके देखा, यानी 2 वेक्टर है या 3 वेक्टर, जैसे आर क्यूब में ये वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। R4 में भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें देखें कि अगेन हम क्या करेंगे, a1 v1 प्लस it। अच्छा, हमारा जो सिस्टम आ जाएगा वो इस तरह का आ जाता है। 3 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन्स हैं। ठीक है, 4 क्यों है? क्योंकि 4 वेक्टर्स थे। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारा जो सोल्यूशन आता है, अगेन वी हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के हमारे ये जो वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली क्या किया कि ना मसलन अगर a1, a2 और a3 हैं, ये तीनों a4 पे डिपेंडेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो a4 की कोई एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे 0 दे दी मसलन, तो उससे फिर बाकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी। फिर इसी तरह से a4 को -1 दे दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और इसको फिर वापस हमारा जो एक्सप्रेशन था a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस a4 v4 इज़ इक्वल टू 0 वहाँ पे रखा। ठीक है, तो वहाँ से जिस तरह मैंने पहले बताया है कि कोई एक वेक्टर इसमें से जो जिस पर सब डिपेंडेंट है वेक्टर्स, जिसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, उसको अगर रिमूव कर दें तो बाकी सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रह जाता है। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स, ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये आर द spanning the solution space of Ax is equal to 0 are linearly dependent और linearly independent। तो हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं, इन दोनों को हम देखते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो इसको हम उसी तरह से लिखेंगे वेक्टर्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके और ऐड करके। तो हमारा जो सिस्टम बनता है ये, इसमें 4 इक्वेशंस आ जाती हैं, जिसमें 2 इक्वेशंस ये सिंपली हमें शो कर रही हैं। जैसे लास्ट वन है a2 की वैल्यू 0 है और सेकंड वन a1 इज़ इक्वल टू 0। तो a1 और a2 दोनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली 0 हैं, इनकी दोनों की वैल्यूज़, और हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक थ्योरम है। अच्छा, इसको फ़िलहाल अभी हम रहने देते हैं। एग्ज़ाम्पल 9 पे आते हैं। एग्ज़ाम्पल 9 में सेट है 1 2 3 एंड 0 1 2 एंड 3 0 1 -1। इज़ दिस सेट एस ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब। तो अगर ये सेट पूछ रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू सी वेदर दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, राइट। तो okay, this is related with this theorem 4.5
अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लें जिसकी कि रोज़ हमने बनाई है एस से, यानी जो पहला वेक्टर है 1 2 3 उससे पहली रो बना ली, दूसरे वेक्टर से 0 1 2 से दूसरी रो बना ली इस मैट्रिक्स की, और इसी तरह से तीसरी रो बना ली। अब हम अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो ये 2 के इक्वल आता है, ठीक है। और हम यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये इस थ्योरम 4.5 से, ठीक है। लेट एस बी v1 v2 up to vn be a set of n vectors in Rn. Let A be the matrix whose columns are the elements of S. Then S is linearly independent if and only if determinant of A is not equal to 0. तो यहाँ पे कॉलम्स भी हैं, रोज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि रो वेक्टर की फॉर्म में है इसीलिए हमने इससे रोज़ जनरेट कर ली है मैट्रिक्स ए की। तो अगर डिटर्मिनेंट इसका जो है वो नॉन ज़ीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एस सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। अच्छा, इस थ्योरम में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन इसकी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है जिसके अंदर कोई एक वेक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इन्होंने वी जे एक ऐसा वेक्टर ले लिया है, वी जे इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vj -1। तो अगर कोई एक वेक्टर बाकी सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो इट मीन्स कि वो वेक्टर जो है उन सब पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर इस एक वेक्टर वी जे को उस सेट में से निकाल दिया जाए तो बाकी सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें वी जे को अगर एक साइड पर ले जाएं तो बाकी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसमें से अगर वी जे को रिमूव कर दिया जाए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वेक्टर्स। लेट वी बी द सेट R3 एंड ऑल्सो v1 इज़ 1 2 -1, v2 इज़ 1 -2 1 एंड v3 इज़ ये भी गिवन है, v4 भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने जो भी हमारे पास ऑलरेडी है तरीक़ाकार लीनियर इंडिपेंडेंस देखने का उसको अप्लाई करके और फिर वहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे कि a1 इज़ 1, a2 इज़ 1 एंड a3 इज़ 0 एंड a4 इज़ -1। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि v1 v2 v3 एंड v4 आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स ज़ीरो नहीं है। और यहाँ से ही हम लिख सकते हैं v4 इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है। तो v4 इज़ रिटन इन द linear combination of v1 and v2, it means v4 is dependent on v1 and v2। तो v4 को अगर इस सेट में से रिमूव कर दें तो फिर v1 v2 और v3 तीन वेक्टर्स रह जाते हैं, तो ये तीन वेक्टर जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये एक लास्ट एग्जांपल 11 है। कंसिडर द सेट ऑफ वेक्टर्स s v1 v2 v3 v4 in R4 where v1 v2 v3 and v4 are given and let w is span s। यहाँ पे सपोजिशन है हमारी कि w is equal to span s, यानी s में जो वेक्टर्स हैं उनसे w पूरी सब स्पेस जनरेट हो जाती है। सिंस v4 इज़ इक्वल टू, अब अगर हम ये लीनियर इसका कॉम्बिनेशन लेकर v1 v2 v3 और v4 का हम देखें कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं वेक्टर्स, अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इससे पूरी स्पेस W जनरेट हो सकेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि v4 इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि v4 जो है वो डिपेंडेंट है v1 और v2 में। तो अगर v4 को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो सेट बनता है स्पैनिंग सेट, वो उसमें v1 v2 और v3 रह जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट S1 है जिसके अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो W जो स्पेस है उसको स्पैन करता है। दिस इज़ स्पैनिंग सेट। तो स्पेस W जो है वो यहाँ से इस सेट में से जिसमें v1 v2 और v3 हैं उससे जनरेट हो जाती है, राइट। ये बच्चों इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 4.5
related with this linear independence. तो जो हमारा स्पैनिंग सेट है इसमें ये जहन में रखेंगे, स्पैनिंग सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और जिससे कोई स्पेस पूरी जनरेट हो रही होती है, राइट। यानी वो पूरी स्पेस के जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे उनको इस सेट S के S1 या S के लीनियर कॉम्बिनेशन के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये हमारी सारी बेटा ये एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस पिछले वेक्टर स्पेस से हमने स्टार्ट लिया था, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, उसके बाद स्पैनिंग, और ये हमारा 4th लेक्चर है लीनियर इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। इंशाल्लाह इन सब को लेके हम आगे इंशाल्लाह लेक्चर 12 पे आएंगे। दैट इज़ एंड फॉर नाउ।